नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। आज करनाल के डीटीपी और तहसीलदार रिश्वत कांड के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। यूं तो वो कांग्रेस के लीडर भी हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। कहते हैं कि किताबों की पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती और यानी आप कुछ भी पढ़ें उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है। तो वही फ़ायदा लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं करनाल में वीरेंद्र सिंह राठौर के घर पर, उनसे जानने के लिए कि आखिर एज एन एडवोकेट वो इस पूरे मामले के ऊपर क्या देखते हैं। क्योंकि लगातार जो आम जनता है, आम पब्लिक है, वो ये सवाल उठा रही है कि डीटीपी और तहसीलदार रिश्वत कांड में किसी और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तमाम, चाहे कोई डीड राइटर था, चाहे कोई प्रॉपर्टी डीलर था, सबको विजिलेंस ने सरकारी गवाह बना लिया। आगे जाकर इस पूरे मामले के ऊपर, इस पूरे मामले में क्या कुछ होने वाला है, क्या डीटीपी और तहसीलदार इस पूरे मामले में बच जाएंगे, क्या विजिलेंस इस मामले को कमज़ोर कर रही है, या फिर सब कुछ आंखों का धोखा है, क्या कुछ इसमें लीगल एक्सपेक्ट है, उस पर हम बात करने के लिए वीरेंद्र सिंह राठौर है, उनके पास पहुंचे। राठौर साहब, सबसे पहले तो स्वागत है IBN 24 पर। आपने बड़ी कोशिश की डीटीपी कांड में, तहसीलदार कांड में कुछ रिकॉर्ड भी आप विजिलेंस को देकर आए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो रिकॉर्ड किसी काम आए नहीं और मामला पब्लिक को ऐसा लग रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। देखिए आकर्षण जी, ये एक बहुत गंभीर और सीरियस इशू था, जिस इशू को मुझे लगता है कि दबाने का भरसक प्रयास जो है वो किया जा रहा है जी। सरकार की नीयत नहीं दिखती कि इसके अंदर जो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है उसका खुलासा किया जाए। बात बड़ी सिंपल और साधारण सी थी। डीटीपी और तहसीलदार, आज दो लोग करप्शन एक्ट के अंदर अभियुक्त बना करके आज वो जुडिशियल कस्टडी में हैं। मैं करनाल की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि उनके ऊपर सेक्शन 7, सेक्शन 13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया है। अपराध केवल सेक्शन 7 और सेक्शन 13 करप्शन एक्ट का नहीं था। गंभीर अपराध ये था कि लगभग 4000 के करीब जो रजिस्ट्रियाँ करनाल के तहसीलदार के द्वारा की गई हैं और जिनका रिकॉर्ड पोर्टल के ऊपर मौजूद है, वो रजिस्ट्रियाँ अनअप्रूव्ड एरियाज़ की रजिस्ट्रियाँ हैं, जिनके ऊपर अप्रूव्ड एरिया प्लॉट्स की आईडीज़ का इस्तेमाल करके एनओसी के तौर पे उनको एक फोर्ज डॉक्यूमेंट को करके और फोर्ज रजिस्ट्री कर दी गई है। तो ये हमने सारा रिकॉर्ड जो है वो विजिलेंस को दिया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात को उजागर किया, परंतु इस बात को कहीं ना कहीं अभी तक तो नहीं लगता कि भाई इन्वेस्टिगेशन उस लाइन पे जा रही है। अगर उस लाइन पे जा रही होती तो अभी तक सेक्शन 467 का मतलब है फोर्जिंग अ डॉक्यूमेंट। 471 का मतलब है जब आप एक फोर्ज डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल कर दो तो उसको वो सेक्शन 471 बनती है। 409 420 बनती है। हाँ, 420 भी बनती है। 409 का मतलब ये है कि आपने एक जो फीस सरकार को जानी चाहिए थी, वो फीस जो है वो हड़पने का काम आपने रिश्वत के तौर पे पैसे को ले लिया। तो इन तमाम धाराओं को छुपाने का मकसद क्या हो सकता है? इन तमाम धाराओं को छुपाने का मकसद एक ही हो सकता है कि आप उन तमाम बड़े लोगों को बचाना चाह रहे हैं जो लोग ऊपर से लेके नीचे तक इस गैर कानूनी धंधे के अंदर संलिप्त हैं। सर, एक सवाल है यहाँ पे, ये बार बार बात आ रही है कि ऊपर से फ़ोन आ गया और नीचे का काम रुक गया। ये ऊपर से किसका फ़ोन आया होगा? सीएम सिटी है, सीएम साहब से ज़्यादा तो दबाव मुझे नहीं लगता किसी और का हो सकता है। देखिए, ये मनोहर लाल खट्टर जी की विधानसभा है। इस FIR के रजिस्टर होने के बाद लगभग 5 से 6 बार मनोहर लाल खट्टर जी का करनाल में आगमन हुआ है। लगभग 200 से 300 करोड़ का ये घोटाला है अगर इसकी जांच गहराई से कर ली जाए तो। परंतु इतने सीरियस मामले पर भी मनोहर लाल खट्टर जी ने एक भी टिप्पणी या एक भी बयान इस पर नहीं दिया। उन्होंने कहा भी भ्रष्टाचार का काल मैं मनोहर लाल। देखिए, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मैं आपसे आज कानूनी बात कर रहा हूँ। मैं खट्टर साहब से कानूनी बात करना चाहता हूँ। वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस। अगर खट्टर साहब की नीयत जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की है तो खट्टर साहब जिस भी आदमी को चाहें
जो कानून का ज्ञाता हो, उनके बीजेपी के प्रवक्ता नहीं जो रटी रटाई बात बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे, हम भ्रष्टाचार को सहन नहीं करते। वो तो पॉलिटिकल बातें हैं, टेक्निकल वो तो पॉलिटिकल बातें हैं, वो तो लोगों को रिझाने की बातें हैं। असली चीज़ तो कानूनी बात है। अब आम आदमी को तो इसकी जानकारी नहीं है। मैं तो कानून का ज्ञाता होने के नाते ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री और जी और इनका जो ऑफिस और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो गलत ट्रैक पे चल रही है। मैं तो ये कह सकता हूँ गलत ट्रैक पे चल रहे हैं, निश्चित रूप से गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने आज अरेस्ट तो कर लिया ना आरोपियों को। अरेस्ट एक आपने छोटी धारा के अंदर कर लिया, केस को कमजोर कर दिया ताकि मुलजिम आसानी से बच करके निकल जाए। आपको ध्यान होगा गोपाल जी, मैं पहले दिन से कह रहा था कि इस केस को रजिस्टर करना इनकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि केस रजिस्टर होने से पहले बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग्स के रूप में आ चुकी थी। अब केस रजिस्टर हो गया। अब केस रजिस्टर होने के बाद कैसे मदद की जाए? मदद यही हो सकती है कि आप कमज़ोर धाराओं के अंदर चालान कर दो ताकि पब्लिक को लगे कि मुख्यमंत्री जी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार पूरी कार्रवाई कर रही है, विजिलेंस पूरी गहराई से जांच कर रही है। कागजों में केस कमज़ोर बन जाए। अगर इतनी नीयत साफ है, मैंने ये रजिस्ट्रीज की कॉपी विजिलेंस को दी जी। अब ये कोई मैं अपने आप से बना करके तो नहीं लाया, ये तो सरकार के पोर्टल के ऊपर रिकॉर्ड पड़ा है, पूरा थप्पा दे के आया। 4000 रजिस्ट्रियाँ मैं उनको हैंड ओवर करके आया। ये तो सारा का सारा रिकॉर्ड पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है, कोई मेरा रिकॉर्ड नहीं है। अब आप ये देखिए, मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ। ये एक अनअप्रूव्ड एरिया की रजिस्ट्री है। ये गुरु नानकपुरा की आईडी लगा दी और गुरु नानकपुरा पार्ट 1 के प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी। वो कहीं और है, वो कहीं और है भाई। एक गुरु नानकपुरा आपका ये गोगड़ीपुर फाटक के पास है, दूसरा गुरु नानकपुरा ये आपका कैथल रोड के ऊपर है। कहाँ कैथल रोड है, कहाँ? और ये कोई हमारे द्वारा तो बनाई गई चीज़ नहीं है, ये तो खट्टर साहब के अपने दफ्तर के अंदर पोर्टल के ऊपर रखी गई है। पर अगर आप आंख बंद करना चाहते हो, आपको दिखी, उनको क्यों नहीं दिखाई दे रही? आपको पता लग गया, उनको क्यों नहीं लग रहा? पता है उन्हें, पर नीयत खराब है। अगर मेरा ये कहना है कि अगर आपने इस तरफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी तो ये खुलासा कर देगा अपने आप की कितने कितने लोग इन्वॉल्व हैं। अब ऊपर से लेकर नीचे तक इनके लोग इन्वॉल्व हैं। अब उनको प्रोटेक्शन करनी है और साथ में अपने ब्लू आइड ऑफिसर्स जो गलती से पकड़े गए उनको कानूनी रास्ता बनाना उनका। अब वो अंदर तो चले गए, अब वो कैसे आसानी से बाहर निकल आए, उनके लिए कानूनी रास्ता बनाने का काम किया जा रहा है। सर यहाँ पे एक सवाल है कि विजिलेंस तो बार बार ये बयान दे रही है कि कोई शिकायत देना चाहता है डीटीपी के खिलाफ, तहसीलदार के खिलाफ शिकायत दो, हम कार्रवाई करेंगे। जिन लोगों को पकड़ना था, चाहे वो डीड राइटर हों, चाहे वो और लोग हों, पकड़ने की जगह उन सबको सरकारी गवाह बना लिए। लोग तो सरकारी दामाद कह रहे हैं उनको। अरे भैया आप छोड़ो सारी बात, मैं कह रहा हूँ कि इस केस के अंदर 467, 471, 420, 409 का ऑफेंस कमिट हुआ है। मनोहर लाल खट्टर जी अपने बड़े से बड़े लीगल एक्सपर्ट, उनके पास एडवोकेट जनरल है, वो कह दें कि वीरेंद्र राठौर गलत कह रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे वो? कह के दें। ये तो सवाल मीडिया के साथियों को भी मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि वो मेरी बात का जवाब दें। मेरी बात का जवाब ये नहीं है कि हम बीजेपी के 2 प्रवक्ता आकर के ये कहते हैं जी हमने करप्शन के अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं। मेरी बात का जवाब ये है कि खट्टर साहब या उनका एजी ऑफिस या उनके लीगल सेल के लोग ये कहें कि वीरेंद्र राठौर गलत कह रहे हैं, 467 नहीं बनती, 409 नहीं बनती, 471 नहीं बनती, 420 नहीं बनती। मैं कह रहा हूँ ये सारी धाराएं बनती हैं और ये कह रहा हूँ कि आपने इन धाराओं को इस सारे मामले में ऐड नहीं किया। और ये कह रहा हूँ कि ऐड इसलिए नहीं किया कि आप मुलजिमों के अगेंस्ट केस को कमज़ोर करना चाहते हैं। अगर ये धाराएं ऐड हो गई तो खट्टर साहब करनाल के अंदर रजिस्ट्रियों से रिलेटेड जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिन जिन लोगों ने गलत रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं, जिन जिन लोगों ने बेनिफिट्स उठाए हैं, ऑटोमेटिकली विजिलेंस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी, परंतु उनको पब्लिक के आगे उजागर करना पड़ेगा। परंतु आप ये नहीं करने देना चाहते, हम जानते हैं। क्यों नहीं करना चाहते सर? जब भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल जी बनी गए हैं तो करना क्यों नहीं चाहते? देखिए, ये जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात नहीं है, ये जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ऑनेस्टी की बात हो रही है। वो ऑनेस्टी को टॉलरेट ही नहीं करते, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन वो तो ईमानदार है, खुद कहते हैं। ये तो ईमानदारी तो कर्मों से झलकती है, ऑनेस्टी एक्शंस से झलकती है। एक्शंस तो डिसऑनेस्टी की पूरी गाथाएं खुलेआम व्यापक रूप से बता रहे हैं। तो आपसे सर मैं एक वकील के तौर पर ये सवाल करना चाहूँगा कि चलो आप पॉलिटिकल शख्स भी हैं, लेकिन आज क्योंकि एज ए एडवोकेट बैठे हैं
क्या करनाल की जनता ये भूल जाए कि आरोपियों को सजा होगी? क्या बच जाएंगे वो? देखिए, बहुत ऑफेंस को जो है बहुत डाइल्यूट कर दिया गया है। सज़ा हो भी गई, 3 साल हो जाएगी। 3 साल सज़ा का मतलब है कि आप उनको कोर्ट को साथ साथ बेल पे छोड़ना पड़ेगा। बेल पे छोड़ने का मतलब है पहली अपील हाई कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट में अपील, फर्स्ट अपील एज अ मैटर ऑफ राइट एडमिट हो जाती है और फिर वो 20-25 साल में निकलती है। नहीं, मुद्दा ये भी है ना सर, जब कोर्ट ये जिस तरह से आप बता रहे हैं, अगर कोर्ट ये समझता है कि सही धाराएं इसमें नहीं लगी, मामले को कमज़ोर किया गया, 467 तो बड़ी गंभीर धारा है, 468, 471, 420 बड़ी गंभीर धारा है, अगर कोर्ट को लगता है कि सही धाराओं में मामला दर्ज नहीं किया गया, आज मैं एक निर्णय पढ़ के आया हूँ कि भी पुलिस ने भी सही धारा नहीं लगाई इसलिए आरोपी को छोड़ा जाता है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिल ही जाता है। नेचुरली कोर्ट तो संज्ञान जब लेगी जब कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट्स होंगे। जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फोर्जरी के डॉक्यूमेंट्स को चालान का पार्ट ही नहीं बनाएंगे तो कोर्ट सुमोटो तो संज्ञान ले नहीं सकती। कोर्ट को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो नहीं है। कोर्ट ने तो ये देखना है कि जो पुलिस ने जो धाराएं या चार्जशीट पेश की है उन चार्जशीट से संबंधित एविडेंस पुलिस कलेक्ट करके लाई है कि नहीं लाई है। मैं कह रहा हूँ कि पुलिस एविडेंस होने के बावजूद पुलिस जानबूझ करके आंखें बंद करे हुए है और ये जवाब नहीं दे पा रही कि क्यों डिले की जा रही है कि 467, 471, 420, 409 इन सब धाराओं को ऐड क्यों नहीं किया जा रहा। सब विजिलेंस के अफसरों की एक अंदर की बात बता रहा हूँ। बात ये आ रही है कि दबाव ऊपर से है। अब सीएम साहब, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो सीएम साहब हैं उनसे ज़्यादा दबाव तो देखो किसी का हो नहीं सकता, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने विजिलेंस वालों को कहा होगा कि नहीं मामले को लटका दो, कमज़ोर कर दो। किसका दबाव हो सकता है? कौन है वो शख्स? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता किसका दबाव है, पर अगर चीफ मिनिस्टर की नीयत साफ होती तो चीफ मिनिस्टर पहले दिन ये कहता कि ये सारी फोर्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी गहराई से जांच की जाए। अगर इतनी बात की होती तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ताकत और बल प्राप्त होता, पर चीफ मिनिस्टर तो चुप्पी साधे है और प्रवक्ता बोल देते हैं कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। तो लोगों को लगता है कि करप्शन के अंदर 2 मुलाजिम पकड़ लिए और मैसेज चला गया, पर ये मैसेजिंग का काम है इनका। ये एक्चुअल में जो रियल कल्प्रिट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की पूरा काम किया जाए। क्या वीरेंद्र राठौर ये सोचते हैं कि ये मामला विजिलेंस के बस का रहा नहीं, सीबीआई जैसी जो संस्था है वहाँ पर मामला चला जाए तो थोड़ा सा परतें और खुल सकती हैं, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? देखिए, बस का तो सब कुछ है। अच्छा, बस का तो सब कुछ है, पर कोई करे तो। पर अगर आप कोई करना ही नहीं कुछ चाहते, आपके अंदर विल ही नहीं है उसको करने की, या आप अंडर प्रेशर हो या आपके ऊपर कोई दबाव है, मैं नहीं कहता कोई दबाव पड़ा है, परंतु हालात ऐसे लग रहे हैं। हमारे में मैक्सिम ये कहा जाता है हमारे कानून में कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होते हुए दिखना चाहिए। तो हो सकता है तफ्तीश ठीक चल रही हो, नहीं, पर अभी तक एक बात सवाल सर और है ना, आपने कहा हो सकता है तफ्तीश ठीक चल रही हो, विजिलेंस ने पहले अखबार में बड़े बड़े पन्नों में छपवाया, हमें भी बोला कि कोई शिकायत देना चाहे तो दे। आप तो शिकायत दे के आए, शिकायत के साथ साथ सबूत दे के आए, फिर क्यों नहीं हुआ? फिर दिक्कत कहाँ गई? तो इसका मतलब ये है कि इंसाफ होते हुए नहीं दिख रहा, इंसाफ होते हुए नहीं दिख रहा। अब हो सकता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंसाफ करना चाहता हो परंतु उसके हाथ बांध दियो। वो परिस्थिति ऐसी है कि जैसे मैं किसी को कहूँ बॉक्सिंग तो करो पर मैं हाथ बांध दूँ, हारने के लिए करो। बॉक्सिंग रिंग में आप किसी को उतार दो और उसके हाथ बांध दो तो कैसे बॉक्सिंग करेगा? तो ये भी परिस्थिति हो सकती है। तो सारी चीज़ें जो हैं, जो सुई जो है वो घूम करके मनोहर लाल खट्टर जी के पास जाती है। अब मनोहर लाल खट्टर जी से क्या हमारी अपेक्षा है? हमारी अपेक्षा ये है कि वो करनाल आएँ और बॉक्सिंग रिंग में उतरे हुए बॉक्सर के हाथ को खोल दें और उसे कहें कि वो खुल के मैच खेले, बैटिंग करे खुल करके। अब वो ऐसा नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे इसका जवाब खट्टर जी डाल रहे। जनता जानती है जवाब। खट्टर साहब को ये शायद लगना पता, ये सोचते हो कि जनता को नहीं पता। जनता को तो खट्टर साहब के एक एक आदमी के एक एक करतूत के बारे में सारा पता है। थोड़े से अगर हाथ खोल देंगे तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे भी पता है, सारी पब्लिक को पता है। मैं भी पब्लिक का ही आदमी हूँ, सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो खट्टर साहब शायद सोचते हैं कि करनाल की जनता बेवकूफ़ है। ऐसा नहीं है, करनाल की जनता बहुत समझदार है। करनाल की जनता ने तो इन सारी कॉलोनियों के अंदर प्लॉट खरीदे होंगे। अगर 4,000 प्लॉट बिके हैं खट्टर साहब, 4,000 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, तो 4,000 आदमी थोड़ा होता है एक विधानसभा के अंदर चीज़ों को जान। 4,000 आदमी तो पूरे उनके परिवारों की भी अगर आप संख्या को जोड़ लो तो ऑलमोस्ट पूरा शहर ही हो गया। तो खट्टर साहब को लग रहा है शहर नहीं जानता, शहर सारी चीज़ जानता है। पर खट्टर साहब, आपकी पॉलिटिकल विल की परीक्षा जरूर है इस सारे मामले में।
पॉलिटिकल विल की जो परीक्षा है वो बता रहे हैं वीरेंद्र राठौर। हालांकि विधानसभा चुनावों में भी 2.5 साल का वक्त है। 2.5 साल बाद जनता इस पूरे मामले को शायद भूल जाएगी, सवाल नहीं उठेंगे क्योंकि कोई जवाब नहीं देता। जवाब जिससे भी मांगने के लिए फ़ोन करो वो किसी न किसी तरीके से मामले को टाल जाता है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि डीटीपी और तहसीलदार प्रकरण में आप क्या समझते हैं। क्या विजिलेंस ने अपनी जिम्मेवारी को, अपनी ड्यूटी को पूरे तरीके से ईमानदारी से निभाया? क्या इस पूरे मामले की जांच ईमानदारी से हुई, या कहीं ना कहीं आरोपियों को, जो और आरोपी इसमें है, उनको बचाने की कोशिश और प्रयास लगातार किए जा रहे हैं? आप देख रहे हैं IBN 24। मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।